भारत के आगे तुर्की अब चूर चूर होता दिख रहा है। भूमध्य सागर की लहरों पर इन दिनों सन्नाटा नहीं बल्कि एक अनदेखा तूफान उमड़ रहा है। पिछले 78 घंटों में जो कुछ घटित हुआ है उसने पूरी दुनिया की निगाहें अचानक इस क्षेत्र पर टिका दी हैं। भारतीय नेवी के चेतावनी संदेशों को नजरअंदाज करते हुए तुर्की ने न केवल अपनी नौसैनिक गतिविधियां तेज की बल्कि भारतीय युद्धपोतों के नजदीक आकर जिस प्रकार की आक्रामक मैनूवर्स की उसने भारत को अब तक का सबसे सख्त रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने तुर्की को लगातार 3 बार स्पष्ट अल्टीमेटम जारी किए। पहला, गतिविधियां रोकने के लिए, दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों का पालन करने के लिए, और तीसरा, भारतीय हितों को चुनौती देने के गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी के रूप में। लेकिन तुर्की की ओर से न तो कोई जवाब आया और न ही रुख में कोई नरमी उल्टा। तुर्की ने भूमध्य सागर के जिस हिस्से में भारतीय नेवी की टास्क फोर्स तैनात थी वहां अपने ड्रोन और फ्रिगेट्स की पेट्रोलिंग और बढ़ा दी। भारत के रणनीतिक गलियारों में इसके बाद से जो हलचल मची है उसका अंदाजा बाहरी दुनिया को केवल प्रेस ब्रीफिंग से नहीं लगाया जा सकता। सूत्रों के अनुसार भारत ने भूमध्य सागर में अपनी नौसैनिक टुकड़ियों को ऑपरेशनल रेड अलर्ट पर डाल दिया है। विशेष ऑपरेशन यूनिट्स को आदेश मिल चुका है और कुछ विशिष्ट हमलावर पनडुब्बियों को रणनीतिक पोजीशनों पर पहुंचा दिया गया है। तुर्की को शायद यह अंदाजा नहीं था कि एक चेतावनी को नजरअंदाज करना उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। भारत की नीति हमेशा शांत लेकिन निर्णायक जवाब देने की रही है और अब उस नीति के तहत निर्णायक पल निकट है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत की यह टास्क फोर्स कोई सामान्य गश्ती टुकड़ी नहीं थी। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, पनडुब्बियां और उन्नत सर्विलांस सिस्टम लगे विमान शामिल हैं। भूमध्य सागर में भारत की यह मौजूदगी एक बड़े कूटनीतिक संदेश का हिस्सा है जिसे तुर्की ने या तो समझा नहीं या जानबूझकर नजरअंदाज किया। अब इस अज्ञानता या घमंड की कीमत तुर्की को भारी पड़ने वाली है। भारतीय नौसेना के सूत्रों के मुताबिक काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भले ही आधिकारिक रूप से किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई की घोषणा न की गई हो, लेकिन जिस सन्नाटे में भारतीय पनडुब्बियां, फाइटर जेट अपनी स्थिति ले रही हैं और जिस तीव्रता से दिल्ली में आपातकालीन बैठकें हो रही हैं उससे साफ है कुछ बड़ा होने वाला है। वैश्विक शक्तियां जैसे अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, लेकिन भारत की दृढ़ता इस बार किसी बाहरी दबाव से झुकने वाली नहीं दिखती। तुर्की ने जिस चेतावनी को अनसुना किया वही अब उसके लिए एक भयंकर रणनीतिक जाल में तब्दील होने जा रही है और यह जाल कब, कहां और कैसे बंद होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं सिवाय उन कुछ रणनीतिक दिमागों के जिन्होंने दिल्ली के वॉर रूम में अगला कदम तय कर लिया है। भूमध्य सागर की गहराइयों में इस वक्त एक ऐसा भू रणनीतिक घटनाक्रम आकार ले चुका है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पिछले 78 घंटों में तुर्की ने जिस दुस्साहस का प्रदर्शन किया वह आईटी अब उसके लिए सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित होने जा रही है। भारत की नौसेना, जिसे अब विश्व की सबसे तेजी से उभरती ब्लू वाटर नेवी के रूप में देखा जा रहा है, ने भूमध्य सागर में तुर्की के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन तुर्की ने इस चेतावनी को नजरअंदाज करना अपनी कूटनीतिक जीत समझा नतीजा अब उसकी कल्पना से भी परे निकल चुका है। शुरुआत हुई तब जब तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में भारत के रणनीतिक समुद्री मार्गों पर अपनी नौसेना की तैनाती बढ़ाई। भारत की तेल आपूर्ति और व्यापारिक जहाजों के लिए यह एमिया इलाका बेहद अहम माना जाता है। तुर्की ने अचानक अपने 22 युद्धपोत, 3 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां और 2 एंटीशिप मिसाइल बैटरियां इस क्षेत्र में तैनात कर दी। उसने भारतीय जहाजों के मार्ग पर रेडियो चेतावनियां भेजनी शुरू की और कई बार भारतीय व्यापारी जहाजों की दिशा रोकने की कोशिश भी की। भारत ने इस हरकत को हल्के में नहीं लिया। नई दिल्ली से पहला अल्टीमेटम जारी हुआ। भारत के समुद्री हितों में दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अंकारा ने इसे नजरअंदाज किया। दूसरा अल्टीमेटम और भी सख्त था। तुर्की को 24 घंटे में अपने युद्धपोत पीछे हटाने के लिए कहा गया। इसके जवाब में तुर्की ने खुलेआम भारतीय चेतावनी का मजाक उड़ाते हुए दावा किया कि भूमध्य सागर में उसकी पूर्ण पकड़ है और भारत यहां तक आने की क्षमता नहीं रखता। यही वह क्षण था जब तुर्की ने इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती कर दी। भारत ने तीसरा और अंतिम अल्टीमेटम भेजा और इस बार शब्दों में वह ठंडा सन्नाटा था जो किसी तूफान से पहले आता है।
इसी के साथ भारत ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को भूमध्य सागर की दिशा में बढ़ने का आदेश दिया। इन जहाजों के साथ भारतीय नौसेना की विशेष युद्ध टास्क फोर्स 75 और पनडुब्बी फ्लीट भी रवाना हुई। समुद्र के रास्ते से साथ साथ भारत ने साइप्रस, ग्रीस और फ्रांस जैसे देशों से गुप्त सामरिक समझौते भी सक्रिय कर दिए, जिससे भारतीय जहाजों को भूमध्य सागर में लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलने लगा। तुर्की को अंदाजा ही नहीं था कि भारत इतनी तेजी से प्रतिक्रिया देगा। मात्र 60 घंटों में भारतीय नेवी भूमध्य सागर के उस हिस्से में पहुंच चुकी थी जहां तुर्की अपनी नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन असली सस्पेंस तब शुरू हुआ जब तुर्की की नौसेना के रडार पर कुछ अनजान निशान दिखाई देने लगे। ये थे भारतीय पनडुब्बियों के संकेत जो पूरी तरह साइलेंट मोड में तुर्की बेड़े को घेरने लगीं। तुर्की के 22 युद्धपोतों के चारों ओर भारतीय पनडुब्बियों और फ्रिगेट्स ने एक डेड सर्कल बना लिया, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अगले 12 घंटों में हालात पूरी तरह बदल चुके थे। तुर्की के युद्धपोतों को भारतीय पनडुब्बियों ने बार बार सोनार लॉक में लिया, जबकि भारतीय मिग और तेजस ने भूमध्य सागर के ऊपर एयर पेट्रोलिंग शुरू कर दी। तुर्की को महसूस होने लगा कि जिस समुद्र में वह खुद को बादशाह समझता था, वहां भारत ने बिना एक गोली चलाए उसकी पूरी रणनीतिक स्थिति को घेर लिया है। अंकारा में अचानक आपातकालीन बैठकें शुरू हुईं। तुर्की के रक्षा मंत्रालय को समझ ही नहीं आ रहा था कि भारतीय प्रतिक्रिया इतनी तेज और सटीक कैसे हो सकती है। भारत ने न तो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा पार की थी और न ही कोई सीधा हमला किया था। उसने सिर्फ रणनीतिक घेराबंदी की थी, जिसे तुर्की तोड़ नहीं पा रहा था। 78 घंटे पूरे होने से पहले ही तुर्की की नौसेना के कई जहाज ईंधन और सप्लाई की कमी से जूझने लगे। भारतीय नेवी की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स ने उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क को बाधित कर दिया। जो तुर्की भारत को चेतावनी दे रहा था, वही अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मध्यस्थता की मांग कर रहा है। पूरी दुनिया अब देख रही है, एक तरफ वह तुर्की है जिसने भारत की चेतावनियों को हल्के में लिया, और दूसरी ओर वह भारत है जिसने बिना दिखावे, बिना प्रचार के सटीक रणनीति से पूरे भूमध्य सागर में तुर्की की नौसैनिक स्थिति को घुटनों पर ला दिया। आने वाले घंटों में भारत की अगली चाल क्या होगी, यह किसी को नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि तुर्की का यह दुस्साहस अब उसे भारी कीमत पर चुकाना पड़ेगा। सवाल अब यह नहीं है कि भारत क्या करेगा, सवाल यह है कि तुर्की को अब पीछे हटने का रास्ता मिलेगा भी या नहीं। भूमध्य सागर की लहरों में अब सिर्फ एक सन्नाटा गूंज रहा है, एक ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े भू राजनीतिक विस्फोट से पहले की निशानी होता है। अब तुर्की के ऊपर भारत का कहर बरसने जा रहा है। हाल यह बन चुका है कि जो तुर्की अब तक भारत को लगातार एक के बाद एक धमकी दे रहा था, जो तुर्की भारत के सामने अपने 22 युद्धपोतों को भूमध्य सागर में उतार चुका था, वही तुर्की अब भारत के सामने घुटने टेकने की स्थिति में पहुंच चुका है, क्योंकि अब इसमें सबसे बड़े गेम चेंजर की भारत ने एंट्री करवा दी है। या यूं कह लीजिए, बीस्ट कहे जाने वाले भारत के सबसे ताकतवर फाइटर जेट राफेल की एंट्री इस वक्त भूमध्य सागर में हो चुकी है। और हाल यह बन चुका है कि भूसागर का पूरा आसमान इस वक्त नीला जो था, वो भूमध्य सागर का आसमान भारतीय वायुसेना के राफेल की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है। यहां तक कि तुर्की के आसमान में इस वक्त भारत के राफेल की आवाजें पहुंच चुकी हैं, जो तुर्की अब तक भारत को वार्निंग दे रहा था, पीछे हटने को मजबूर हो चुका है। दरअसल तुर्की भारत के पीछे बहुत बड़ी साजिश रचने की कोशिश कर रहा था। तुर्की को लगा था कि भारत को इस बात की कानों कान भनक नहीं लगेगी और उसकी प्लानिंग सक्सेस होते ही भारत के युद्धपोतों पर वो धावा बोल देगा। और जैसे ही भारत को इस बात की भनक लगी, तो अब भारत ने जो किया है उसके चलते तुर्की के हाल खराब हो चुके हैं। जो तुर्की भारत के सामने 10,000 की सेना उतारने की कोशिश में था, जो तुर्की भारत के युद्धपोतों पर अपने युद्धपोतों से लगातार रेडियो के जरिए सिग्नल्स भेज के धमकियां भेज रहा था, वो तुर्की अब सरेंडर की स्थिति में पहुंच चुका है। जो तुर्की अब तक यूएन में भारत के भूमध्य सागर में एंट्री को अवैध बता रहा था, वो तुर्की एक तरफ तो भारत की एंट्री पर चुप हो चुका है, तो दूसरी तरफ भारत के साथ संबंधों की दुहाई देने लगा है। उस तुर्की को अब दुनिया के किसी देश का सहयोग भी नहीं मिल पा रहा है, वह दूसरे देशों से सहयोग लेकर के भारत से अपने आप को बचा सके। अब हाल कुछ बदल चुका है। दरअसल इस वक्त भारत ने भूमध्य सागर में अपने सबसे बड़े वायुसेना के बेड़े आईएएस विक्रांत को उतार दिया है। बता दें कि भारत का यह वायुसेना का बेड़ा आईएएस विक्रांत ये एन एयरक्राफ्ट कैरियर है।
यानी कि इसके जरिए भारत कहीं भी अपने वायुसेना के फाइटर जेट को बड़ी आसानी से पहुंचा सकता है। और इस वक्त आईएएस विक्रांत की एंट्री से भारत के राफेल पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से इस वक्त भूमध्य सागर में स्थिति पूरी तरीके से पलट चुकी है। दरअसल भारत को ऐसा क्यों करना पड़ा? अचानक से अब तक जो तुर्की भारत के साथ संबंधों को लेकर के ठीक करने की बातें कर रहा था, जो तुर्की ये कह रहा था कि वो भारत के साथ अब भूमध्य सागर में किसी तरीके की कोई नहीं चाहता है, तो भारत को यहां पर अपने राफेल क्यों उतारने पड़े? और इसके चलते अब राफेल का कहर तुर्की पर टूट चुका है। न सिर्फ तुर्की के युद्धपोत बल्कि तुर्की की एयरफोर्स, जिस एयरफोर्स के दम पर वह उछल रहा था, वो भी भारत के शिकंजे में पूरी तरीके से आ चुकी है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ चुकी है? और किस कदर से भारत के राफेल ने न सिर्फ भूमध्य सागर को बल्कि आसपास के देशों को भी इस वक्त चौंका दिया है, तो बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे बने काले कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इससे जुड़े नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, भारत ने अब तक तुर्की को सिर्फ वार्निंग दे रहा था। भारत तब तक तुर्की को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था। भारत चाह रहा था कि तुर्की समझ जाए, लेकिन आखिरकार तुर्की कहां मानने वाला था। तुर्की भारत की एक के बाद एक वार्निंग को पहले तो नजरअंदाज किया, फिर भारत की तरफ से तुर्की को दिए गए अल्टीमेटम तक को भी तुर्की ने दरकिनार करते हुए भारत के लेकर के फिर से गलत बयानबाजी करी। भारत फिर भी शांत रहा, लेकिन भारत की तरफ से जब एक्शन शुरू हुए तो यह एक्शन फिर थमने का नाम नहीं लिया। और अब इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो तुर्की पर बहुत बड़े एक्शन की है। अब इस वक्त जो भारत ने किया है, असल में उस बात का अंदाजा तुर्की को जरा सा भी नहीं था। तुर्की को जिस बात का लंबे समय से डर सता रहा था, भारत ने आखिर में आकर के वही अपनाया, क्योंकि तुर्की भारत के लगातार समझाने के बावजूद अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा था। दरअसल आपको बता दें, तुर्की भारत के सामने हर मोड़ पर मुंह की खाने के बाद, चाहे अपने युद्धपोतों की तैनाती को लेकर के हो या फिर अपने भूमध्य सागर में अपनी वाटर टेरिटरी में भारत के युद्धपोतों के पास पहुंचने की बात हो या फिर भारत की तरफ से दागी गई ब्रह्मोस को लेकर के हो, इन सभी चीजों पर तुर्की ने भारत के खिलाफत की। यहां तक कि तुर्की ने यह कहा कि भारत जिन जगहों पर एक्सरसाइज कर रहा है वह भी जगह तुर्की की है, और इस चीज से लेकर के भारत ने सीधे तौर पर अब बहुत बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल तुर्की पूरे पीठ पीछे प्लानिंग रच रहा था। तुर्की की प्लानिंग यह थी कि जहां पर इस वक्त भारत के युद्धपोत मौजूद हैं, उन जगहों में भारत का कोई भी युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। आईएएस त्रिकंद भारत का युद्धपोत बहुत ताकतवर जरूर है, लेकिन यह एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, यानी कि यह ना तो रनवे देता है और ना ही यह अपने साथ किसी भी फाइटर जेट को कैरी कर सकता है। तो तुर्की को लगा कि भारतीय युद्धपोतों के ऊपर एयर स्ट्राइक करना बड़ा आसान हो जाएगा, उसे हवा से किसी भी तरीके से अटैक करना और साथ ही साथ वहां पर अपने युद्धपोतों के जरिए भारत के ऊपर, यानी कि अपनी टेरिटरी से ही किसी भी फाइटर जेट को उड़ा करके वहां तक ले जाना उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तुर्की को यही लग रहा था, लेकिन भारत भी इस मामले में कम नहीं था। भारत ने सबसे पहले तो तुर्की के युद्धपोतों को ही काउंटर किया, सीधे तौर पर युद्धपोतों को निशाना बनाया, लेकिन तुर्की के पास फिर भी आखिरी चारा उसकी एयरफोर्स बच रही थी। जब भूमध्य सागर के गहराते नीले पानी में एक अनदेखी सरगर्मी तेजी से फैल रही थी, भारतीय युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद अपनी तय मिशन पर आगे बढ़ रहा था, बिल्कुल सटीक रूट पर, जहां हर मोड़ पर समुद्री सीमाओं की नाप तौल अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तय होती है। लेकिन इसी दौरान तुर्की ने एक ऐसा दांव खेला जिसने अचानक पूरे भूमध्य सागर के समीकरण को बदल दिया। तुर्की ने भारत के खिलाफ कूटनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि सामरिक और रणनीतिक स्तर पर एक ऐसी योजना बनाई थी जिसका मकसद भारत को खुले समुद्र में नीचा दिखाना था। तुर्की के सैन्य और राजनीतिक हलकों में गुप्त बैठकों का दौर चल रहा था। इन बैठकों में तुर्की नौसेना और एयरफोर्स के टॉप कमांडर शामिल थे। योजना स्पष्ट थी, भारत को वहां पर घेरना जहां वह सबसे कमजोर दिखे, एयर कवरेज के अभाव में खुले समुद्र में। आईएनएस त्रिकंद भारत का एक अत्याधुनिक युद्धपोत है, उसमें ब्रह्मोस मिसाइलों की घातक मारक क्षमता है, उसका रडार सिस्टम अत्यंत संवेदनशील है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में वह किसी भी पश्चिमी पोत को चुनौती देने में सक्षम है। लेकिन त्रिकंद एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, उसके पास रनवे नहीं, न ही वह फाइटर जेट्स को लेकर चलता है। तुर्की को यही लगा कि भारत ने भूमध्य सागर में एक अकेले युद्धपोत को तैनात करके गलती की है।
तुर्की की गुप्त खुफिया रिपोर्टों में लिखा गया था कि भारत की नौसैनिक तैनाती में वायु समर्थन की कमी है। यही कमजोरी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तुर्की के सैन्य कमांडर ने योजना बनाई कि वे अपने लड़ाकू विमानों को तुर्की के एयरबेस से उड़ाकर सीधे भूमध्य सागर के उस हिस्से तक ले जाएंगे जहां भारतीय युद्धपोत गश्त कर रहा है। लेकिन भारत इस बार खेल में देर से नहीं बल्कि पहले से उतरा था। भारतीय नौसेना की वॉर रूम में दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रात के सन्नाटे में सैटेलाइट फीड्स पर कुछ अनजान हरकतें देखी गईं। भूमध्य सागर में तुर्की के 2 युद्धपोतों ने भारतीय युद्धपोत के नजदीक असामान्य रफ्तार से अप्रोच करना शुरू कर दिया था। उनके साथ साथ तुर्की के एयरबेस से F-16 और कुछ ड्रोन भी टेक ऑफ की तैयारी में थे। इस अचानक की गई मूवमेंट्स ने भारतीय रणनीतिकारों को साफ संकेत दे दिया कि तुर्की कुछ बड़ा करने जा रहा है। भारत ने तत्काल अपने जवाबी कदम उठाने शुरू किए। सबसे पहले त्रिकंद के चारों ओर समुद्र के एक निश्चित क्षेत्र को डेड जोन घोषित कर दिया गया, जिसमें किसी भी विदेशी पोत या विमान की एंट्री होते ही उसे टारगेट माना जाएगा। दूसरा बड़ा कदम था ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को फुल एक्टिव मोड में डालना। इसका मतलब था कि जैसे ही कोई दुश्मन जहाज या विमान भारतीय युद्धपोत की 300 किलोमीटर की परिधि में आएगा, ब्रह्मोस स्वचालित रूप से लॉक कर सकता था। तुर्की को लगा था कि भारत रक्षात्मक स्थिति में जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सीधा अटैक नहीं, लेकिन एक फायर ड्रिल मिसाइल सीक्वेंस ने तुर्की को समझा दिया कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।